नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत इतना बड़ा, इतना विशाल देश आखिर चलता कैसे है? इसका पूरा राज, इसका जवाब एक ही दस्तावेज में छिपा है। जी हाँ, भारत का संविधान। आज हम इसी संविधान के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, लेकिन इसे किसी मुश्किल कानूनी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक शानदार ब्लूप्रिंट के तौर पर देखेंगे। वो ब्लूप्रिंट जिस पर हमारे पूरे राष्ट्र की नींव टिकी है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25। आखिर ये 25 क्या है? भारत की सबसे अहम रूल बुक यानी हमारे संविधान के मामले में इस नंबर का क्या मतलब हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, हमारा संविधान पार्ट्स यानी भागों में बटा हुआ है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे एक बहुत बड़ी और ज़रूरी किताब समझें, और ये भाग उस किताब के अलग-अलग चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर यानी हर भाग गवर्नेंस के एक खास एरिया के बारे में बात करता है, सब कुछ एकदम सलीके से, व्यवस्थित तरीके से। तो आज का हमारा सफ़र इन 5 हिस्सों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे राष्ट्र की नींव से, फिर देखेंगे कि सरकार की मशीनरी कैसे काम करती है, लोकतंत्र के स्तंभ कौन से हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि हमारा संविधान कैसे समय के साथ बदल सकता है और क्यों इसे एक जीता जागता दस्तावेज कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, राष्ट्र की नींव। ये हमारे ब्लूप्रिंट का वो हिस्सा है जो सबसे बुनियादी सवालों का जवाब देता है। भारत असल में है क्या? यहाँ का नागरिक कौन है? और सरकार और नागरिकों के बीच का रिश्ता कैसा होगा? इसमें आते हैं संविधान के बिल्कुल शुरुआती हिस्से। देखिए, भाग 1 बताता है कि देश की सीमाएं क्या हैं। भाग 2 ये तय करता है कि किसे नागरिकता मिलेगी। और फिर आते हैं भाग 3, 4 और IVA, जो मिलकर एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। नागरिकों के अधिकार क्या हैं, सरकार के कर्तव्य क्या हैं, और हाँ, हम नागरिकों की भी क्या जिम्मेदारियां हैं। और इन सब में शायद सबसे जरूरी है भाग 3, हमारे मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कुछ लिखे हुए अधिकार नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक को दी गई गारंटियां हैं, उसके विकास के लिए, उसकी आज़ादी के लिए। और इन गारंटियों की रक्षा कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो नींव तो बन गई। अब बात करते हैं उस मशीनरी की जो इस नींव पर खड़ी है और पूरे देश को चलाती है। चलिए देखते हैं कि हमारा ब्लूप्रिंट इस सरकारी मशीनरी को कैसे डिजाइन करता है। यहाँ बहुत साफ साफ दिखता है कि सरकार के अलग अलग लेवल कैसे बनाए गए हैं। देखिए, भाग वी बात करता है केंद्र सरकार की, यानी यूनियन की। भाग वी राज्यों की सरकारों के बारे में है। और फिर भाग IX और IXA जमीनी स्तर तक जाते हैं, यानी हमारी पंचायतें और नगरपालिकाएं। लेकिन एक सवाल उठता है, ये सारे लेवल्स, केंद्र, राज्य और लोकल बॉडीज मिलकर काम कैसे करते हैं? यहीं पर आता है भाग 11। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, कानून बनाने की शक्ति, प्रशासन की शक्ति और पैसों से जुड़ी शक्ति। सच कहें तो यही वो गोंद है जो हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स को मजबूती से जोड़े रखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मशीनरी तो बन गई, लेकिन इसे सही तरीके से चलाने के लिए कुछ मजबूत खंभों की जरूरत होती है, जो इसे लोकतांत्रिक बनाए रखें। ये वो सिस्टम है जो निष्पक्षता और जवाबदेही तय करते हैं। और इन स्तंभों में से शायद सबसे मजबूत स्तंभ है भाग 15, चुनाव। आर्टिकल्स 324 से लेकर 329 तक हमारा संविधान एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जिससे देश में आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव हो सके। यही तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, एक बार इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया तो क्या कोई कोर्ट उसमें दखल दे सकता है? क्या अदालतें बीच में आ सकती हैं? आइए देखते हैं इस पर हमारा संविधान क्या कहता है। जवाब बिल्कुल साफ है और ये सीधे संविधान से आता है। आर्टिकल 329 कहता है, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। मतलब एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो कोर्ट्स का दखल बंद। ये एक बहुत ही पावरफुल संवैधानिक लाइन है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी रोक लगाई क्यों गई? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, ताकि चुनाव की प्रक्रिया आज़ाद रहे, बिना किसी बाहरी दबाव के। दूसरा, ताकि चुनावों में बेवजह की देरी ना हो, कोई रुकावट ना आए। और तीसरा, अगर कोई विवाद है भी तो उसके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है। वो रास्ता है इलेक्शन पिटीशन का, जो चुनाव खत्म होने के बाद ही फाइल की जा सकती है। अब आते हैं उस खासियत पर जो हमारे संविधान को इतना अनोखा और टिकाऊ बनाती है, और वो है समय के साथ ढलने की इसकी क्षमता।
ये वो हिस्से हैं जो संविधान को मुश्किल हालात से निपटने और वक्त के साथ बदलने की ताकत देते हैं। इस बदलाव और अनुकूलन के लिए संविधान हमें दो बड़े टूल्स देता है। एक है भाग XX, जिसमें इमरजेंसी के प्रावधान हैं ताकि देश किसी भी असाधारण संकट से निपट सके, और दूसरा है भाग XX, जो आर्टिकल 368 के जरिए खुद संविधान को बदलने यानी उसमें संशोधन करने का तरीका बताता है। अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इसमें 3 तरह की आपात स्थितियों का जिक्र है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में लगने वाला राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसी के साथ हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीता जागता दस्तावेज जो हमारे देश के साथ साथ बढ़ा हुआ है, बदला है। और ये विकास हमें साफ साफ दिखता है इसके भागों की संख्या में। सोचिए, जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 22 भाग थे, और आज संशोधनों के बाद इसमें 25 भाग हैं। ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है, ये हमारे देश के सफर की कहानी बताता है। और बात सिर्फ भागों की नहीं है। जहां पहले 395 आर्टिकल्स थे, अब 470 से भी ज्यादा हैं। जहां 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 हैं। ये दिखाता है कि संविधान का बदलना इसकी कोई कमी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा ये ब्लूप्रिंट भारत की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को लगातार बेहतर बनाता रहता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, संविधान का कौन सा हिस्सा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालता है? क्या वो मौलिक अधिकारों वाला भाग 3 है, या फिर वो भाग XV जो हमारे वोट देने के अधिकार से जुड़ा है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।